गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, जैसा कि आपको पता हम पढ़ रहे थे कि महासागरीय धाराएं किसे कहते हैं और महासागरीय धाराएं जो हैं जिनके उत्पन्न होने के क्या कारण हैं और महासागरीय धाराओं के उत्पत्ति के कारण उनके क्या क्या रीज़न्स हैं, उनकी दिशा में क्या परिवर्तन होता है, ये हमने इससे पहले वाले वीडियो में इसको हमने शेयर किया था। आज हम पढ़ेंगे कि विभिन्न महासागर जो हैं, मुख्य रूप से हम 3 ही महासागरों के बारे में अध्ययन करते हैं जब पढ़ते हैं। वैसे 4 महासागर हैं। आर्कटिक महासागर एक ठंडा जमा हुआ बर्फ़ के रूप में जमा हुआ महासागर है, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ते हैं। और धाराएं जो हैं इन 3 महासागरों में प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर की धाराओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से धाराएं चला करती हैं। हम सबसे पहले ले रहे हैं अटलांटिक महासागर की धाराएं कि अटलांटिक महासागर में धाराएं किस प्रकार से चलती हैं। बच्चों, आपके सामने ये जो दिखाई दे रहा है, ये नक्शा दिखाई दे रहा है, ये है उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, और बीच में ये एस की आकृति में फैला हुआ कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। और अटलांटिक महासागर के बीचों बीच ये रेखा है जिसको हम कहते हैं 0 डिग्री यानी कि भूमध्य रेखा। और जो समुद्र का जो जल है, आप देख रहे होंगे, आपको बहुत सारी रेखाएं, बहुत सारी ये तीर ये दिख रही हैं, है ना, दिख रहे हैं ना बच्चों। तट के सहारे सारे बहुत सारे एरोज आपको दिखाई दे रही हैं। ये सभी एरोज जो हैं ये दिखाती हैं धाराओं को, और जिस तरफ इनका एरो है उनकी दिशा उस तरफ जा रही है। जो डॉट डॉट रेखाएं आप देखो, यहाँ नीचे की तरफ देखो, कुछ रेखाएं कैसी हैं? डॉट डॉट डॉटेड है, इसका मतलब है वो ठंडे पानी की धाराएं हैं। और जो पूर्ण रेखा है वो गर्म पानी की जलधारा है। तो हम पढ़ेंगे कि ये धाराएं जो उत्पन्न होती हैं इनकी अटलांटिक महासागर में क्या कंडीशन है, क्या स्थिति है। बच्चों, इस धाराओं को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ जिसका नाम है फेरल्स रो, फेरल का नियम। फेरल जो थे एक महोदय थे। फेरल ने जैसे अपने धाराओं पवनों के संदर्भ में हम पढ़ते हैं कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली पवनें कभी भी भूमध्य रेखा को पार नहीं करती हैं। उत्तर से आने वाली पवनें और दक्षिण से आने वाली पवनें, जिसको हमने नाम दिया था, जिसको सबसे पहले इसके बारे में बताए थे, वो थे मिस्टर कॉरियोलिस। और इसीलिए है हम इसको बोलते हैं कॉरियोलिस फोर्स के कारण जो पवनें उत्तरी गोलार्ध में आने वाली पवनें आई हुई दिशा में वापस मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में आई हुई पवनें दक्षिणी गोलार्ध में वापस मुड़ जाती हैं। कभी भी ये भूमध्य रेखा को पार नहीं करती हैं। और इसके लिए जो रीज़न बताया जाता है, जो कारण बताया जाता है, वो है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर प्रतिदिन 24 घंटे में एक चक्कर काटती है और उसके घूर्णन का प्रभाव इतना अधिक होता है कि भूमध्य रेखा जो है उसको कभी भी पवनें पार नहीं कर पाती। स्थलीय भाग इतनी तेज़ी से मूव करता होता है कि पवनें उसका पीछा नहीं कर पाती हैं और आई हुई दिशा में ही वापस मुड़ जाती हैं। इसी प्रकार से जो धाराओं के संबंध में भी ये नियम लागू होता है, पानी के संबंध में भी ये नियम लागू होता है कि इस भूमध्य रेखा को कभी भी उत्तरी गोलार्ध का जल दक्षिणी गोलार्ध में नहीं जाता है और दक्षिणी गोलार्ध का जल कभी भी उत्तरी गोलार्ध में नहीं जाता है। इसका रीज़न है फेरल्स रो। इसके बारे में जिसने सबसे पहले बताए थे वो थे फेरल ने, इसलिए हम इसको फेरल का नियम भी कहते हैं कि फेरल ने ये बताया था कि पृथ्वी के ऊपर जो ये पवनें जो हैं, जो महासागरीय धाराएं हैं, यह कभी भी भूमध्य रेखा को पार नहीं करती है। इसको हम बायस बेलेट का नियम भी कहते हैं, बायस बेलेट का नियम। इसके अनुसार भी यही है कि ये धाराएं कभी भी, चाहे वो कोई सा भी महासागर हो, चाहे प्रशांत महासागर हो, चाहे अटलांटिक महासागर हो, चाहे वह हिंद महासागर हो, धाराएं कभी भी
एक दूसरे गोलार्ध से पार करके नहीं आती हैं। अब आप देखो बच्चों, आपको दिख रही होंगी ये धाराएं, ये गोल गोल बना हुआ ना सर्कल यहाँ पर और एक सर्कल यहाँ पर, कभी भी ऐसे नहीं चल रही है सीधी सीधी, ठीक है। तो आपको इस चित्र में जो चित्र बना हुआ है इसमें आपको समझ में आ गया कि जो रेखाएं बनी हुई हैं जिस डायरेक्शन में जा रही है उसकी दिशा को प्रदर्शित कर रही है। और अगर संपूर्ण रेखा है तो वो गर्म पानी की धारा है, डॉटेड रेखा है तो वो ठंडे पानी की धारा है। और ये धाराएं कभी भी भूमध्य रेखा को पार नहीं करती हैं। उत्तरी गोलार्ध का पानी उत्तर में और दक्षिणी गोलार्ध का पानी दक्षिण में होता है ना। और एक चीज़ और देखो बच्चे, हाँ अब अपन ने क्या देखा कि ये तो क्लियर है, इनकी आप डायरेक्शंस को लेके अब हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार की धाराएं। हम सबसे पहले लेते हैं उत्तरी विषुवत रेखीय धारा। आपको दिख रही है, ये रही उत्तरी विषुवत रेखीय धारा दिख रही है। तो उत्तरी विषुवत रेखा जो है वो सामान्य रूप से 0 से 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्तरी गोलार्ध में चलती है ना, उत्तरी गोलार्ध में चलती हैं। और यह जो धारा चलती है अफ्रीका के पश्चिमी तट से प्रारंभ होती है और जाकर के ये दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट तक चलती है। और ये एक गर्म जलधारा है ना। गर्म जलधारा क्यों है? क्योंकि इसकी उत्पत्ति कहाँ हो रही है? भूमध्य रेखा के आसपास, और यहाँ पर हमेशा गर्म रहती है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसलिए ये धारा गर्म होती है। ये धारा चलती है, इनकी इसकी डायरेक्शन कैसी है बच्चों? आपको दिख रहा है, इसकी डायरेक्शन है पश्चिम, पूरब से पश्चिम की तरफ ये धारा चलती है। हाँ, और ये धारा जब चलती है तो इसके मार्ग में थोड़ा सा ये उत्तर में होती है एक बार, क्योंकि यहाँ पर जो कटक है उस कटक के कारण इसकी डायरेक्शन पहले उत्तर होती है, उत्तर के बाद में वापस से ये इस तरीके से चलती है। तो ये दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट तक चलती है और इस तट पर टकरा कर इसके 2 शाखाएं हो जाया करती हैं, है ना। कहाँ पर? ये धारा जब सीधी आई यहाँ पर, इसकी टकरा के एक शाखा उत्तर में हो जाती है और एक शाखा दक्षिण में हो जाती है ना। और इसकी पहली शाखा जाती है उत्तर की तरफ, जिसको अपन कहते हैं एंटी लीज की धारा के नाम से पुकारते हैं। इसकी 2 शाखाएं हो गई। इसका जैसे ही इस तटीय भाग से टकराई, इसके 2 भाग हो गए, एक उत्तर में और एक दक्षिण की तरफ। जो उत्तर की तरफ जा रही है पहली शाखा, उसको हम कहते हैं एंटी लीज की धारा, एंटी लीज की धारा। और पश्चिमी द्वीप समूह तक चलती है। पश्चिमी द्वीप समूह छोटे छोटे बेटा ये आइलैंड्स है, इसको हम बोलते हैं पश्चिमी द्वीप समूह। यहाँ तक ये धारा चलती है और दूसरी जो शाखा होती है इसकी, वो चली जाती है इस तरफ, युकाटन की तरफ चली जाती है। अब अपन आते हैं, इस धारा को अपन कहते हैं उत्तरी विषुवत रेखीय धारा। ये धारा कहाँ तक जा रही है? यहाँ तक जा रही है। छोटे छोटे द्वीप है ना, यहाँ तक ये धारा पहुँच गई है, जिसके कारण इसका एक शाखा इधर आ गई है युकाटन की तरफ और एक शाखा इधर इसकी इधर आ गई है। ओके, 2 भाग हो गए इसके। अब अपन चलते हैं, ये धारा वापस से यहाँ पर आकर के मिल जाती है, ठीक है। कहाँ कहाँ? जो 2 भागों में बट गई थी ना धाराएं, वो धाराएं वापस से आकर के मिल गई और मिलते ही इसमें बहुत सारा पानी मिल गया, तब हम इसको बोलते हैं गल्फ स्ट्रीम। ये देखो, ये जा रही है ना धारा, ये है गल्फ स्ट्रीम। ये धारा जो है उत्तरी गोलार्ध में 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के लगभग 70 डिग्री अक्षांश तक जाती है। और ये धारा जो है मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होती है, इसलिए हम इसको गल्फ कहते हैं, गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। और जब मैंने आपको पहले चैप्टर पढ़ाया था उसमें बताया था मैंने कि स्ट्रीम का मतलब होता है जब बहुत बड़ी रूप में धाराएं, 2-3 धाराएं मिलकर के एक बड़ी सी धारा बन जाती है, जिसको हम स्ट्रीम का नाम कहते हैं। जो धारा से ज़्यादा तेज़ गति से चलती हैं और उनमें उनका अपेक्षाकृत पानी की मात्रा भी अधिक होती है। इस प्रकार ये जो गल्फ स्ट्रीम, इसके 3
भाग है, आपको मैं बता देती हूँ बच्चों। इसके 3 पार्ट है गल्फ़ स्ट्रीम के। ये रही गल्फ़ स्ट्रीम। गल्फ़ स्ट्रीम जो है कहाँ से चल रही है? अब ये मैक्सिको खाड़ी से उत्पन्न होकर के उत्तर की तरफ इसकी मुड़ जाती है। इसमें 2-3 एंटीलीज़ की धारा मिल जाती है। ये मिल कर के इसको बड़ी धारा के रूप में हो जाती है। इसमें जो एक होती है फ्लोरिडा की धारा। फ्लोरिडा जो हैट्रस अंतरिक्ष से होकर के मिलती, एक होती गल्फ़ स्ट्रीम हैट्रस अंतरिक्ष से ग्रांड बैंक के बीच में मिलती है। एक होती उत्तरी अटलांटिक धारा जो कि ग्रांड बैंक से पूर्व से पश्चिमी यूरोपियन तट तक चलती है। इसके 3 मुख्य पार्ट होते हैं। तो अपन लेते हैं सबसे पहले फ्लोरिडा की धारा। फ्लोरिडा की जो धारा है भूमध्य रेखीय धारा का उत्तरी विषुवत रेखीय भाग है। ठीक है, जो धारा आप इधर देखो, आप मेरी तरफ, ये जा रही थी उत्तरी विषुवत रेखीय धारा। इस तरफ जो धारा जा रही है गल्फ़ स्ट्रीम है। गल्फ़ स्ट्रीम का जो फ्लोरिडा तट के पास में जो धारा है उसको हम कहते हैं ये जो है ये फ्लोरिडा दिख रहा है आपको, ये फ्लोरिडा के पास जो पानी है इसको हम कहते हैं फ्लोरिडा की धारा। ओके, और इस फ्लोरिडा की धारा पर जो पहुँच उत्तर की तरफ भूमध्य रेखा के सागर उत्तर की तरफ जाती है और युकाटन चैनल से होकर के मैक्सिको खाड़ी में पहुंचती है। वहां पर ये जो है 30 डिग्री उत्तर अक्षांश तक पहुंचती है और विषुवत रेखीय का जो जल है इसमें आकर के मिल जाता है। जिसकी गति लगभग होती है 25 किलो नॉटिमल प्रति मील। अब आती है गल्फ़ स्ट्रीम। गल्फ़ स्ट्रीम की खोज जो थी जो करने वाले व्यक्ति थे वो थे पोंस डी लियोन। पोंस डी लियोन ने 1513 में इस धारा के बारे में बताया था। और फ्लोरिडा की धारा जब एंटीलीज़ की धारा का जल समाविष्ट हो जाता है, अभी अपन ने देखा था ना कि इस तरीके से धाराएं जा रही, एंटीलीज़ की धारा और फ्लोरिडा की धारा, जब ये दोनों धाराएं आकर के मिल जाती हैं तो ये धारा एक चौड़ी जल धारा के रूप में हो जाती हैं। और ये अपने जो धारा है अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती है, यानी कि इस तरीके से ये आती हैं और थोड़ा सा ये पश्चिम की थोड़ी सी पूरब की तरफ मिल जाती हैं। और इसका तापमान जो होता है अपने आसपास के तापमान से 4 डिग्री से 10 डिग्री कम रहता है, अधिक रहता है, और लवणता इसमें न्यून होती है। ये जो गल्फ़ स्ट्रीम आपको मैं डायग्राम में दिखा देती हूँ बच्चों, ये आप देख सकते हो, ये जा रही है गल्फ़ स्ट्रीम। ये अमेरिका का पूर्वी तट है और ये जो है 30 डिग्री से स्टार्ट होकर के अब यहाँ तक चल रही है, न्यू फाउंडलैंड तक चल रही है। ये धारा जो है चूँकि गर्म है और यहाँ पर इस वक्त स्थलीय भाग का तापमान ठंडा होता है, तो इस धारा के कारण इसका तापमान जो है इस तटीय भाग का तापमान बढ़ जाता है। अब अपन नेक्स्ट आते हैं फिर 40 डिग्री अक्षांश के पास में क्या होता है, लेब्राडोर की ठंडी जो धारा होती है वो गल्फ़ स्ट्रीम में मिल जाती है। उत्तर से एक ठंडी धारा आती है, यहाँ से तो जा रही है गल्फ़ स्ट्रीम, और उत्तर से एक ठंडी धारा आती है जिसमें बहुत बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े होते हैं और ये धारा आकर के गल्फ़ स्ट्रीम में मिल जाती है, जिसके कारण किसका यहाँ पर 40 डिग्री अक्षांश के आसपास यानी कि न्यू फाउंडलैंड के आसपास जो है घना कोहरा यानी कि गर्म जल और ठंडा जल जब मिलता है तो यहाँ पर घना कोहरा बना होता है जो कि जलयानों के संचालन में अवरोध उत्पन्न करता है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो होता है वो ये होता है कि हम इस कोहरे के कारण यहाँ पे मत्स्य जो उत्पादन होता है वो बहुत अधिक होता है। यहाँ पे जो ग्रैंड बैंक है विश्व का प्रसिद्ध मत्स्य उत्पादन बैंक है। फिर अपन आते हैं उत्तरी अटलांटिक धारा। जैसे अभी आपने बताया था, मैंने बताया कि नीचे से जाती है गल्फ़ स्ट्रीम, ऊपर से आती है लेब्राडोर की धारा जो कि बेरिंग सागर से आती है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, यानी कि आर्कटिक महासागर से आती है। इसमें बर्फ़ के टुकड़े भी होते हैं बड़े बड़े जो कि इस तापमान को गिरा देती है। और क्या होता है अब क्या होता है, अब ये पानी ठंडा मिल गया, अब इनको कहाँ जाना है, जो यहाँ पर पछुआ पवनें चलती हैं, पछुआ पवनें इनके रास्ते को परिवर्तित कर देती, इस तरफ इस पानी को घुमा देती, जिसको अपन कहते हैं उत्तरी अटलांटिक
धारा। 45 डिग्री अक्षांश तथा 45 डिग्री देशांतर के पास में जो क्या है, गल्फ स्ट्रीम की बहुत सारी शाखाएं विभक्त हो जाती हैं, जिसको अपन कई सारे नामों से देखते हैं। इस की उत्तरी शाखा जो है पूर्वी दिशा में अग्रसर होती है, जिसको कि कई उपशाखाओं में बंट जाती है। एक शाखा जाती है इसकी नॉर्वे की तरफ, दूसरी शाखा जाती है इरमिंगर की तरफ जो आइसलैंड की तरफ जाती है, और तीसरी शाखा जाती है ग्रीनलैंड की तरफ। यानी कि इसकी दो शाखाएं बट गई, एक तो जाती है उत्तर की तरफ, एक जाती है पूर्व की तरफ। जो उत्तर की तरफ जो शाखा जाती है इसके 3 पार्ट हो गए, एक जाता है नॉर्वे, दूसरी इरमिंगर और तीसरी ग्रीनलैंड की धारा। और मैं आपको बता दूँगा डायग्राम में बच्चों, ये डायग्राम देखिए आपके सामने है। यहाँ पर आप ये देखिए, ये डायग्राम है, यहाँ से आ रही है लेब्राडोर की धारा, ये गल्फ स्ट्रीम की धारा, ये जो दिख रहा है न्यू फाउंडलैंड है, और यहाँ पर दोनों धाराएं मिल गई। हवाओं के कारण इनका मार्ग एक तो चला गया पूर्व में, एक चला गया उत्तर की तरफ। जो उत्तर की तरफ जो धारा जा रही है उसमें एक शाखा देखिए आप जा रही है इधर नॉर्वे स्वीडन की तरफ, जिसको अपन नॉर्वे की धारा के नाम से कहते हैं। एक शाखा जा रही है आइसलैंड है, आइसलैंड के पास जाती है, इसको हम इरमिंगर के नाम से पुकारते हैं। एक धारा जाती है ग्रीनलैंड के पास, जिसको हम ग्रीनलैंड की धारा के नाम से पुकारते हैं। तो इस प्रकार से उत्तरी शाखा के 3 पार्ट हो गए, नॉर्वे की धारा है ना, फिर आइसलैंड की धारा और ग्रीनलैंड की धारा। एक शाखा जा रही इसकी पूर्व की तरफ। जो पूर्व की तरफ शाखा जा रही है ये भी इस स्थलीय भाग से टकराएगी, इसको अपन बोलते हैं बिस्के की खाड़ी। तो बिस्के की खाड़ी तक जाकर के इसके 2 पार्ट हो गए। एक जो है, एक तो आ गए रूम सागर की तरफ है ना, दूसरी शाखा इसकी, जिसको एक शाखा आ गई आपकी यहाँ पर, एक तो नीचे आ गई, एक इधर आ गई, 2 पार्ट हो गए। आपको फिर से मैं समझा देती हूँ। इसका जो भाग पूर्व की तरफ आया बच्चों, जिसको अपन कहते हैं पूरी उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब है जो हवाएं, जो पवनों के कारण सागर का जल एक निश्चित दिशा में चलता है, उसको हम ड्रिफ्ट कहते हैं। तो ये बिस्के की खाड़ी में एक जल की धारा चली गई, एक धारा चली गई रूम सागर में। जो बिस्के की तरफ गई उसको हम कहते हैं स्पेन, उसको हम कहते हैं रेनेल की धारा। ये है रेनेल की धारा। और जो धारा रूम सागर की चली गई, एक शाखा इसकी चली जाती है रूम सागर की तरफ, एक चली जाती है इसकी इंग्लिश चैनल की तरफ। ये जो चल रहा है ना, ये इंग्लिश चैनल की तरफ चली जाती है। और इस प्रकार से इसकी एक शाखा इंग्लिश चैनल, एक शाखा एंटीलीज अटलांटिक धारा में मिल जाती है। दूसरी शाखा आयरलैंड, ये जो दिख रहा है ना बच्चों, ये आयरलैंड की तरफ जा रही है, एक शाखा आयरलैंड की तरफ जा रही है ना, और एक शाखा जा रही बिस्के की खाड़ी, एक जा रही है रूम सागर की तरफ। इस प्रकार से क्या होता है, फिर बाद में जो बचा हुआ जो पानी है वो इस सारा पानी इकट्ठा होकर के ये आ गया आपका, ये देखो डॉटेड है, यानी कि ठंडे पानी की धारा है। अब यहाँ पर ये धारा उत्तर से दक्षिण की तरफ चल रही है, इसको हम कहते हैं कनारी की धारा, जो कि स्पेन से लेकर के अफ्रीका के पश्चिमी तट तक चल रही है। कहाँ से चल रही है? स्पेन से शुरू होकर के अफ्रीका के गिनी तट तक चलती है, जिसको हम कहते हैं कनारी की ठंडी धारा। ये जो है मडेरिया कैप वर्डे से कैप वर्डे तक चलती है, और ये जो है इसकी गति है 8 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। और इनकी यह जो धारा है आकर के वापस से इसका जल उत्तरी विषुवत रेखीय धारा में मिल जाता है। इस प्रकार से आप देखो बच्चे, सर्कल बन गया, उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, एंटीलीज की धारा, फिर फ्लोरिडा की धारा, गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर की धारा, फिर उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट, फिर कनारी की धारा, और कनारी की धारा वापस में आकर मिल गई उत्तरी विषुवत रेखीय धारा। तो आप ये देख रहे हो कि इस प्रकार से एक उत्तरी गोलार्ध की धाराएं अटलांटिक महासागर में उत्तरी गोलार्ध की धाराएं बन गई। और अब आप यहाँ एक चीज़ देखो बच्चों, अगर आपको मैं दिखा पा रही हूँ, ये देखिए यहाँ पे एक सार गैसों सागर हमको दिखाई दे रहा है। जब ये धाराएं उत्तरी अटलांटिक महासागर में इस प्रकार से सर्कल बना देती है, तो महासागर का जो बीच का मध्य का जो जल है, यह
अछूत जिसमें गति कम होती है, जिसके कारण कि यहाँ पर एक प्रकार की घास सूख जाती है। उस घास को अपन कहते हैं सारगैसो घास। उस घास के नाम पर ही इसको सारगैसो सागर कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में है इसलिए हम इसे उत्तरी सारगैसो सागर, और दक्षिण में है तो दक्षिणी सारगैसो सागर कहते हैं। इस सारगैसो सागर में लवणता जो है अटलांटिक महासागर में सबसे अधिक रहती है, क्योंकि यहाँ पर जल की गति सबसे कम होती है और यहाँ पर जड़ विहीन जो घास पाई जाती है। तापमान भी यहाँ पर सबसे अधिक रहता है। तो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है सिर्फ अटलांटिक महासागर की उत्तरी गोलार्ध की महासागरीय धाराएं। अब इससे नेक्स्ट जो वीडियो आएगा बच्चों, उसमें मैं पढ़ाऊंगी उत्तरी अटलांटिक महासागर के दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली पवनें, धाराएं। ठीक है।